राम राम नमस्कार आप सभी को। दोस्तों पेन पेपर लेके तैयार हो जाइए क्योंकि आज का लर्निंग वीडियो ना केवल एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट के लिए है बल्कि उन सभी लोगों के लिए जिन्हें ज्योतिष में इंटरेस्ट है। दोस्तों आज भी बहुत से लोगों को मार्केश को लेकर के यही भ्रम है कि जन्म कुंडली का दूसरा और सातवां भाव ही वास्तविक मारक भाव होता है या मार्केश होता है, लेकिन ये एक अधूरा सच है। आज के वीडियो में हम यही जानने और सीखने वाले हैं कि कुंडली का वास्तविक मार्केश होता कौन सा प्लैनेट है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा भैया हमने तो हमेशा से यही सुना और सीखा और जाना है कि जन्म कुंडली का दूसरा और सातवां हाउस ही मारक भाव होता है। इन हाउसेस का जो लॉर्ड प्लैनेट होता है वो मार्केश होता है। चिंता मत करिए, वो किस सिचुएशन में होता है वो भी बताऊंगा। कौन सी लग्न और प्लैनेटरी पोजीशन होती है या कौन सा एस्ट्रोलॉजी लॉजिक होता है जब दूसरे और सातवें हाउस को मारक भाव मान लिया जाता है। दोस्तों वैदिक ज्योतिष में कुंडली के वास्तविक मार्केश को लेकर के कुछ फिक्स फॉर्मूला और कैलकुलेशन को विस्तार से बताया गया है, लेकिन उसको जानने से पहले एक जरूरी बात। अगर आप वैदिक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी या वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या बहुत समय से कई जगह से सीखने के बाद भी आपके प्रेडिक्शन में वो धार नहीं आ पा रही जो एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर के अंदर होनी चाहिए, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 7052475551 पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से अपकमिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज की जानकारी लेकर के मेरे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। और इसी तरह की एस्ट्रो लर्निंग या प्रेडिक्शन वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल रवि वर्मा एस्ट्रोन को सब्सक्राइब करके नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर लीजिए, ताकि आगे फ्यूचर में आपको ज्योतिष वास्तु न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड प्रेडिक्शन वीडियोस और लर्निंग वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों मारक भाव प्लैनेट निकालने के लिए 4 फॉर्मूला सूत्र बताए गए हैं, ध्यान से नोट कीजिएगा। पहला, जन्म कुंडली में दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, 11वां और 12वें हाउस में जो भी राशियां हैं उनमें से कॉमनली 2 हाउसेस का लॉर्ड जो भी एक प्लैनेट है सबसे पहले उसे नोट करके रख लेना है। दोस्तों आपको कई बार ऐसी भी लग्न कुंडलियां मिलेंगी जिनमें 2 कॉमन प्लैनेट आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनकी दोनों राशियां दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें हाउस में कॉमनली होंगी। तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना होता है कि उन दोनों प्लैनेट में से कौन सा प्लैनेट है जो लग्नेश का मित्र प्लैनेट ना हो, क्योंकि मार्केश का अगला सूत्र इसी पे डिपेंड है। जी हाँ, अगला सूत्र नोट कीजिए। वास्तविक मार्केश या अति मारक प्लैनेट कभी भी लग्नेश का मित्र नहीं हो सकता। तीसरा सूत्र, जन्म कुंडली के 2 मारक भावों में से एक अति मारक होता है। चौथा सूत्र, जन्म कुंडली में दूसरे और सातवें भाव में 4 और 5 नंबर तो नहीं लिखा, अर्थात 4 और 5 नंबर की राशियां कर्क या सिंह तो नहीं आ रही। आई होप आपने चारों सूत्र नोट कर लिए होंगे। अब इन्हें कुंडली पे अप्लाई कैसे करना है वो जानते हैं। दोस्तों जैसा कि आपके सामने एक कन्या लग्न की कुंडली फ्लैश हो गई होगी, तो इसमें ध्यान से देखिएगा कि दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, आठवें, 11वें और 12वें भाव में कौन कौन सी राशियां हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि दूसरे और सातवें भाव में 4 नंबर या 5 नंबर अर्थात कर्क या सिंह राशि तो नहीं आ रही। तो हमने पाया कि दूसरे भाव में 7 नंबर लिखा है यानी तुला राशि है, और सातवें भाव में 12 नंबर लिखा है यानी मीन राशि है। तो मतलब हमारे दूसरे और सातवें भाव में 4 और 5 नंबर की कर्क और सिंह राशि नहीं है। तो एक कंडीशन तो हमारी ये पूरी हो गई। अब हम अपनी अगली कंडीशन को अप्लाई करेंगे। अब इन हाउसेस में से जो भी ग्रह 2 राशियों का स्वामी है हमें उसको फोकस करना है, और वो ग्रह हमारे लग्नेश का मित्र नहीं होना चाहिए। आइए बताता हूँ आपको इसे कैसे देखना है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि कन्या लग्न की इस कुंडली में दूसरे भाव में 7 नंबर लिखा है यानी तुला राशि है, तीसरे भाव में 8 नंबर लिखा है यानी वृश्चिक राशि है, छठे भाव में 11 नंबर लिखा है जो कि कुंभ राशि है, सातवें भाव में 12 नंबर लिखा है जो कि मीन राशि है, आठवें भाव में 1 नंबर लिखा है जो कि मेष राशि है, 11वें भाव में 4 नंबर लिखा है जो कि कर्क राशि है, और 12वें भाव में 5 नंबर लिखा है जो कि सिंह राशि है। आई होप मैंने जो कुछ बोला है आपने एक पेपर पे अलग से नोट कर लिया होगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इस कन्या लग्न की कुंडली में अभी तक आपने जो भी नोट किया है उनमें से कौन सी वो 2 राशियां हैं जिनका स्वामी प्लैनेट एक ही है। तो आप पाएंगे कि कन्या लग्न की कुंडली में केवल मात्र मंगल ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जिसकी दोनों राशियां इन राशियों में आ रही हैं। मंगल की एक वृश्चिक राशि तीसरे भाव में आपको देखने को मिल रही होगी, और मंगल की एक मेष राशि आपको 8वें भाव में देखने को मिल रही होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसकी दोनों राशियां दूसरे, तीसरे, छठे, सातवें, 8वें, 11वें और 12वें भाव में आपको देखने को मिल रही हो।
अब हमें अपनी अगली कंडीशन देखना है कि क्या ये मंगल हमारे लग्नेश का मित्र है या नहीं। देखिए, ये कन्या लग्न की कुंडली है जिसका स्वामी ग्रह होता है बुध, तो क्या बुध की मंगल से कोई शत्रुता है? बिल्कुल है। देखिए, बुध और मंगल कभी भी मित्र प्लैनेट नहीं होते। तो स्पष्ट है कि कन्या लग्न की कुंडली में वास्तविक मार्केश मंगल हो गया। लेकिन अभी रुक जाइए भैया, खत्म नहीं हुआ। अभी आपको दूसरा मार्केश कौन है वो भी जानना है। उसके लिए कुंडली में कैसे देखना है वो मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। इसको जानने के लिए हमें यह समझना होगा कि क्यों जनरली दूसरे और सातवें भाव को मारक भाव बोला जाता है, और वो कौन सी कंडीशन होती है जब दूसरे और सातवें भाव को डायरेक्टली मारक भाव मान लिया जाता है। दोस्तों, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा, जन्म कुंडली में 8वां भाव हमारी आयु का होता है, और इसी 8वें भाव से जो अगला 8वां भाव होता है वो हमारी कुंडली का तीसरा भाव हो गया। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, मैं आपको इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ कुंडली से, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इस कुंडली में एक रेड कलर का स्टार आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ध्यान से देखिए, नीचे की तरफ एक रेड कलर का स्टार आपको ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। ये हमारी जन्म कुंडली का 8वां भाव होता है। अब इस 8वें भाव से काउंट करते हुए, 8वें भाव को भी काउंट करना है, ध्यान रखिएगा, ज्योतिष में जिस भाव से काउंट करते हैं उसको भी लिया जाता है। 8वें भाव से काउंट करते हुए हमें 8वें भाव तक जाना है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी 8वां भाव जहां पर आया है, यहां पर आपको एक ब्लू कलर का सर्किल ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा। तो ये हमारा 8वें से 8वां यानी हमारी जन्म कुंडली का तीसरा भाव हुआ। अब सवाल ये उठता है कि हमने काउंट किया क्या। देखिए, जिस तरह से हमारा जो 8वां भाव होता है जन्म कुंडली का, वो हमारी आयु का भाव होता है, इसी तरह से अष्टम भाव से जो अष्टम भाव होता है वो हमारे अष्टम भाव की आयु को रिप्रेजेंट करता है। और क्योंकि वैदिक ज्योतिष में सिद्धांत है कि हर भाव से जस्ट पहले वाला, अर्थात जो द्वादश भाव होता है, वो भाव का व्यय भाव होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कुछ लोगों को, वीडियो को बार बार देखेंगे क्लियर हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारी जन्म कुंडली में अष्टम भाव और तीसरे भाव से जस्ट पहले के जो भाव है, देखिए इस वक्त ग्रीन कलर से वो ब्लिंक करना शुरू हो गए होंगे, वो हमारी जन्म कुंडली के दूसरे और सातवें भाव ही हैं। इसी को तो मारक भाव बोला जाता है। इसीलिए ज्योतिषाचार्य जनरली दूसरे और सातवें भाव को मारक भाव बोलते हैं। अब आता है हमारा चौथा सूत्र। मैंने आपको नोट कराया था कि सूर्य और चंद्र की चौथे और पांचवें नंबर की सिंह और कर्क राशि तो नहीं आ रही है हमारे कुंडली में दूसरे और सातवें भाव में। देखिए, इसका कंसेप्ट ये है कि सूर्य और चंद्र के पास केवल एक ही एक राशि का स्वामित्व होता है। इसीलिए जब ये सारी कंडीशन मैच हो रही हो और इसी के साथ दूसरे या सातवें भाव में सूर्य चंद्र में से किसी एक की कोई राशि आ रही हो और जनरली उसकी लग्नेश से मित्रता नहीं है, तो ये मान लिया जाता है कि हमारा जो सेकंड मारक भाव होता है वो वही होता है। दोस्तों, जिन्हें समझने में पहली बार ज्योतिष से जुड़े हैं तो प्रॉब्लम हो रही हो, वो इसे वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो उसमें पूरी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। बाकी जो एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं उन्हें क्लियर होता हुआ चल रहा होगा। अब सवाल ये है कि कन्या लग्न कुंडली में हमारा दूसरा मारक भाव कौन है। पहला तो हमें मिल गया मंगल। देखिए, दूसरा मारक भाव को फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 कॉमन राशियों का जो शत्रु प्लैनेट होता था उसको पड़ाव को पार करने के बाद जो दूसरे और सातवें नंबर में जो 2 राशियां होती हैं उनमें से जो भी लग्नेश का मित्र नहीं है उसे हम सेकंड मारक भाव मानेंगे। जैसा कि आपको कन्या लग्न की कुंडली में दिख रहा होगा कि दूसरे नंबर भाव में 7 नंबर लिखा है, यानी कि तुला राशि है, जिसका लॉर्ड प्लैनेट होता है शुक्र, जो कि कन्या लग्न की स्वामी के बुध ग्रह का परम मित्र होता है। और शुक्र वैसे भी इस कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी भी होता है, इसीलिए शुक्र को हम वास्तविक मार्केश नहीं मानेंगे। लेकिन सातवें भाव में मीन राशि आ रही जिसका स्वामी है बृहस्पति प्लैनेट, जो न केवल लग्नेश बुध को अपना शत्रु मानता है बल्कि कन्या लग्न की कुंडली में बृहस्पति बाधकेश बाधक का भी रोल प्ले करता है। हालांकि बुध ग्रह बृहस्पति को अपना सम प्लैनेट मानता है लेकिन मित्र भी नहीं मानता। दूसरी तरफ बृहस्पति बुध को न केवल अपना शत्रु मानता है बल्कि बुध ग्रह की दोनों राशियां यानी जो कन्या लग्न और हमारी जो मिथुन लग्न होती है, हालांकि मिथुन लग्न आज इस वीडियो में आपको नहीं दिख रही होगी, कन्या और मिथुन लग्न में दोनों ही में बाधक ग्रह का काम करता है। इसीलिए बहुत सिलेक्टेड आपको ऐसी कुंडलियां मिलेंगी जिसमें मिथुन और कन्या लग्न हो और बृहस्पति 100% अच्छे रिजल्ट दे रहा हो। जनरली बृहस्पति कन्या और मिथुन लग्न कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता। दूसरी बात, बृहस्पति मित्र नहीं है, तो इस हिसाब से इस कुंडली में हमारा जो सेकंड मारक भाव है वो हुआ हमारा 7th हाउस बृहस्पति,
तो इस प्रकार से हमने जाना कि कन्या लग्न की कुंडली में मंगल और बृहस्पति वास्तविक मार्केश मारक की भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, मारक प्लैनेट या भाव होने का बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो व्यक्ति को मार ही डालेगा। मारक से अर्थ होता है ऑलमोस्ट मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला प्लैनेट। दूसरी बात, जनरली हम लोगों की सोच होती है कि छठे, आठवें, 12वें हाउस पूरी तरह से अशुभ होते हैं, ये सब कुछ बुरा ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं, व्यक्ति को बहुत कुछ देते भी हैं। इसके और भी कुछ फीचर्स होते हैं, मैं 1-2 आपको इसी कुंडली पे लगा करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि इस कन्या लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह मारक होकर के, जो वास्तविक मारक अभी हमने कैलकुलेशन की है, वास्तविक मारक होकर के आपके दूसरे भाव में आकर बैठ गया। अब क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में मंगल अष्टमेश होकर के धन भाव, परिवार, वाणी, कुटुंब का जो हमारा सेकंड हाउस होता है उसमें आया है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका पॉजिटिव फीचर बताता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर यही मंगल समय-समय पे कुछ अनएक्सपेक्टेड सडन बेनिफिट, गेन्स, प्रॉफिट देता रहेगा। क्योंकि जो 8वां भाव होता है वो हमारे सडन बेनिफिट का भी होता है। लेकिन क्योंकि अष्टमेश जहाँ भी जाता है व्यक्ति को वहाँ से डिटैच करता है, इसीलिए मंगल जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा व्यक्ति को उसके परिवार, कुटुंब से डिटैच भी करेगा। साथ ही व्यक्ति की वाणी थोड़ी-सी रॉ और रफ भी करेगा। वाणी में थोड़ी-सी कठोरता देखने को मिलेगी। व्यक्ति का इनकम और परिवार की स्थिति कभी भी एक जैसी नहीं रहेगी। लेकिन इसको नेगेटिव हार्डली 100% इनकम को लेके नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है कि मंगल गरीब ही कर देगा। बस ऐसे समझिए कि कभी एवरेज इनकम होगी, कभी एवरेज से बहुत ज़्यादा होगी। और यही मंगल जातक को गुप्त विद्या, ऑकल्ट साइंसेस, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी या कोई भी तंत्र मंत्र से भी कनेक्ट करके धन प्राप्ति करा सकता है। लेकिन ओवरऑल इस तरह के मार्केश के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट दोनों होने के बावजूद भी इस तरह के मार्केश को कुंडली में कभी भी स्ट्रॉन्ग करने के उपाय नहीं करने चाहिए। यह मंगल कुंडली का तृतीयेश भी है, तो व्यक्ति अपने साहस, करज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी से धन भी प्राप्त करेगा। दोस्तों, इसके अलावा वैसे तो और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन आज का हमारा टॉपिक वास्तविक मार्केश का था, जो कि उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की एस्ट्रोलॉजी क्लास से आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज में कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा। और अगर आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी के मेरे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर 70524755 पे व्हाट्सएप करके मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं।